तो फाइनली मैंने कनाडा में अपनी यूनिवर्सिटी की पूरी ट्यूशन फीस जो है वो पे ऑफ कर दी है, बिना घर वालों से कोई पैसे मांगे या फिर इंडिया से कोई पैसे मंगाए। मैंने जितने भी पैसे अपनी ट्यूशन फीस में लगाए हैं, जो भी पे ऑफ करी है, वो कनाडा में रह के कनाडा में कमा के ही पे ऑफ करी है। एंड फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं पढ़ता हूँ एक यूनिवर्सिटी में जिसकी ट्यूशन फीस जो है कॉलेज से भी ज्यादा होती है। तो तुम्हें एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस थी $48,000, एक 2 ईयर डिप्लोमा की। इंडिया से मेरे पेरेंट्स ने पे करी थी $18,000 और $10,000 की उन्होंने मुझे जीआईसी दी थी, जो कि मैंने अपनी फीस के लिए बचा के रखी। और उसके अलावा जो मेरी फीस बचती है, जो कि थी $20,000 इंडियन रुपीज में, वो होता है 12 लाख रुपए, वो मैंने कनाडा में रह के ही खुद ही कलेक्ट करी है, बिना अपने पेरेंट्स से वो फीस मांगे। तो वो मैंने $20,000 या फिर वो 12 लाख रुपए मैंने कैसे कलेक्ट करे, क्या क्या स्टेप्स लिए मैंने वो कलेक्ट करने के लिए। और क्योंकि आप अगर कॉलेज में जाओगे या फिर एक एवरेज डिसेंट यूनिवर्सिटी में जाओगे तो उसकी फीस जो है इससे कम ही होगी, क्योंकि ये मैंने देखा कि मेरी यूनिवर्सिटी थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे है, तो आपको तो इससे भी कम पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे जितने मैंने करे हैं। और अगर मैं कर सकता हूं तो भाई फिर कोई भी कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 स्टेप्स जो कि मैंने लिए, जिसकी वजह से मैं ये ट्यूशन फीस जो है वो कलेक्ट कर पाया। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है कि मैंने कनाडा आने के बाद जो है शो ऑफ में ध्यान नहीं दिया और कोई गाड़ी नहीं खरीदी। ऑल तो मेरा बहुत मन था यार, क्यों झूठ बोलूं। जब मैं पहले कनाडा आया था, पहले साल के जब मैंने विंटर्स देखे थे ना कनाडा के, जब स्नो पड़ रही थी और तुम्हें जो है स्नो बूट्स लेके जो है चल के जाना पड़ता था बस स्टॉप तक, और कभी कभी एक्सट्रीम स्नो में तो भाई बस भी कैंसिल हो जाती है, फिर डिले हो जाती है, तो वहां पे खड़े रहना पड़ता था ग्लव्स पहन के, क्योंकि अगर तुम ग्लव्स नहीं पहनोगे तो पूरा हाथ ठंडे हो जाते हैं, जेब में रखने पड़ते हैं। तो मेरा उस टाइम पे पूरा मन बन गया था कि भाई गाड़ी लेनी है, क्योंकि इतने पैसे तो मैं कमाई रहा हूँ कि गाड़ी अफोर्ड कर लूँ। लेकिन अगर उस टाइम पे मैं गाड़ी ले लेता तो मैं अपनी कॉलेज की जो है या फिर यूनिवर्सिटी की जो है ट्यूशन फीस नहीं भर पाता। अब मैं सोचता हूँ कि भाई अच्छा ही हुआ कि मैंने उस टाइम पे गाड़ी नहीं ली। एंड सेम थिंग गोज विद महंगे कपड़े लेना, महंगे जूते लेना, या फिर ऐसी भी किसी चीज में पैसे डालना जो कि बेसिकली सिर्फ एक शो ऑफ है, उससे तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो मैं उनसे चीजों से बिल्कुल ही दूर रहा। मैंने कोई महंगे ब्रांड से कपड़े नहीं लिए जब तक उस पर डिस्काउंट ना लगा और वो एक बेसिक प्राइस पे ना मिल रहे हो। कभी भी ब्रांड के लिए मैंने जो है प्रीमियम पे नहीं करा। एक बेसिक जो कि बेसिक कपड़े मिलते हैं जिस प्राइस से, उसी प्राइस के कपड़े लिए। कोई शो ऑफ नहीं करा। कोई गाड़ी नहीं ली, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया था $1200 का, जिसने मुझे बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो तुम्हें यहाँ पे मिल रही होगी, तो वो जाके यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे आ रही होगी, वो जाके चेकआउट कर सकते हो कि कैसे उससे भी मैंने पैसे कमाए और उसने मुझे काफी सारे पैसे बचा के दिए। तो वो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी मेरी। उसके अलावा मैंने कोई शो ऑफ नहीं करा, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करी जिससे मुझे ना वैल्यू मिली हो। तो भाई पहला पॉइंट तो यही था कि अगर तुम्हें अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस भरनी है तो गाड़ी मत लेना, क्योंकि अगर तुम गाड़ी लोगे तो अब तुम्हारी 30 to 40% अर्निंग्स जो है ना सिर्फ गाड़ी में जाएंगी। और मैंने उसके ऊपर एक और वीडियो बनाई हुई है कि शुड यू बाय अ कार इन कनाडा एज अ स्टूडेंट, या फिर क्या नुकसान या क्या बेनिफिट्स होते हैं गाड़ी लेने के। तो वो वाली वीडियो भी यहाँ कहीं आ रही होगी, तो वो जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है लिविंग बिलो योर मींस। इसका मतलब ये है कि भाई तुम जितने पैसे कमा रहे हो जरूरी नहीं है कि तुम्हें उतने पैसे खर्च करने हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं 2000 कमा रहा हूं तो मैं 1000 रेंट दे दूंगा, 400 ग्रोसरी में डाल दूंगा, बाकी 600 बचेंगे, कभी सैटरडे संडे कहीं बाहर घूमने चले आएंगे, बाकी $50-100 बचे तो बचे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपना लाइफस्टाइल बढ़िया चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना भाई। देखो लाइफस्टाइल जो है ना, अगर तुम जितना लो रखोगे बाद में तुम्हें उतना ज्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि ये चीजें एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। अगर मैं आज 50% इनकम पे सर्वाइव कर रहा हूं तो बाकी 50% इनकम मुझे फ्यूचर में ज्यादा रिटर्न बना के देगी। तो यही बेसिक फाइनेंस है यार, यू शुड लिव बिलो योर मींस। इसका मतलब ये कि अगर तुम, जैसे मैं अभी तुम्हें सही बताऊं तो मैं अभी अराउंड $2200 की मेरी मंथली इनकम आ जाती है मेरी जॉब से। यूट्यूब की नहीं मिला रहा, ठीक है। तो उस $2200 में से ना मैं अराउंड $1200 ही अपना खर्चा रखता हूँ, बाकी जो है $1000 डायरेक्ट मेरा इन्वेस्टमेंट्स में जाता है या तो मेरी कॉलेज फीस वाले अकाउंट में जाता है। तो ये चीज तुम्हें बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जितने पैसे तुम्हारे पास हो उतने नहीं उड़ाने होते, जितनी तुम्हारी नीड्स होती है उतने ही उड़ाने होते हैं, ठीक है। तो भाई ये चीज ध्यान में रख लेना। काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सुनने की जरूरत थी, क्योंकि तुम बाद में रियलाइज करते हो जब तुम्हारे पैसे नहीं बचते, या फिर जब तुम एंड में जो है तुम कॉलेज की फीस नहीं दे पाते, या फिर घर से मंगानी पड़ती है। मंगा मैं भी सकता था, लेकिन उसमें क्या होता है कि मुझे कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ते, घर से मांगनी पड़ती। मैंने सोचा कि अच्छा यहीं भी कलेक्ट करके दे देते हैं, चाहे जो है मैं एक बार संडे को बाहर घूमने कम जाऊं, एक बार जो है बाहर से कम खाऊं, उससे अच्छा जो है सेव करके फीस दे दो एक बार, उसके बाद जो है अच्छे से जी लेंगे, जो करना होगा वो कर लेंगे लाइफ में। लेकिन अभी जो है एक बार स्टूडेंट फेस से निकल जाते हैं अपनी फीस देके। अब जो तुम्हारे रिकरिंग एक्सपेंसेस है ना, उनको भी तुम्हें कंट्रोल में रखना होता है। तुम कितना रेंट पे कर रहे हो, तुम्हारा इंश्योरेंस कितना जा रहा है, तुम्हारा फोन का बिल कितना जा रहा है। और फोन के बिल से भाई मुझे एक बात याद आई कि अगर तुम अभी इंडिया में हो और फ्यूचर में कनाडा आ रहे हो तो तुम अपना कनाडा का सिम इंडिया बैठे बैठे ले सकते हो। और बेस्ट चीज है कि तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया प्लान मिलता है, जो कि है $40 में 25 GB डेटा। ये काफी सस्ता प्लान है और लॉन्ग टर्म में तुम्हारे काफी पैसे बचा देगा। और
इवन कनाडा में अगर तुम आके ऐसा प्लान ढूंढोगे ना तो मिलना बहुत मुश्किल है। अगर तुम इंडिया से ही कनाडा का सिम लेके आओगे तो काफी कन्वीनियंट रहता है, तुम्हें किसी स्टोर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अच्छा प्लान नहीं ढूंढना पड़ेगा क्योंकि तुम ऑलरेडी अच्छा प्लान लेके आए होगे, एयरपोर्ट पे भी तुम्हारा डेटा चल रहा होगा, इंटरनेट चल रहा होगा, साथ में तुम किसी को भी कॉल कर पाओगे। तो तुम्हें करना क्या है, मेरे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर अपनी डिटेल्स फिल इन करनी है और तुम्हारे घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक कनाडा का सिम डिलीवर हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाओ और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है बाइंग एसेट्स। तो हाँ यार, मैंने कनाडा में ना काफी सारे एसेट्स बाय करे हैं। अब एसेट्स का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ मैंने स्टॉक्स बाय करे या फिर इन्वेस्ट करें कहीं पैसे। एसेट का मतलब वो चीज हो कि तुम्हें रिटर्न कमा के दे रही हो। जैसे मेरा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर था ना, वो मेरे लिए एक एसेट था, क्योंकि उससे मैं ना फूड डिलीवरीज करा करता था जब मैं नया नया कनाडा आया था। बाद में मैंने छोड़ी क्योंकि मेरी जॉब ही जो है फुल टाइम हो गई, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने उससे काफी पैसे कमाए और उससे काफी पैसे बचाए भी हैं। तभी मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक बार वो वीडियो आके चेकआउट करना, तुम्हें पता चल जाएगा क्यों मैंने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया रादर देन बाइंग अ कार। और इसके अलावा जो है मैंने एक्चुअल स्टॉक्स भी परचेज करे हुए हैं जो कि मेरे एसेट्स में ही काउंट होते हैं। और ये स्टॉक्स परचेज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो तुम्हें इन्वेस्टिंग की आदत हो जाएगी, दूसरा तुम्हारे पास एक कुशन रहता है। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनके पास अगर पे चेक आता है 2000 का तो 2000 ही खर्च कर देते हैं, कुछ नहीं बचता। इससे अच्छा क्या है कि जब मेरे पास क्या होता है, मेरे पास अगर 2000 का या 2200 का, मेरे जैसे मतलब बताया मैंने 2200 का मेरे पे चेक आता है तो मैं $1000 सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालता हूँ या फिर अपनी कॉलेज फीस में डालता हूँ, ताकि मेरे पास जो भी अमाउंट बचता है एंड में $1200 उसके मैं अपना गुजारा करूँ चाहे कैसे भी। और ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब कहते खाना नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ, $1200 में अच्छी खासी लाइफस्टाइल मेरा मेंटेन हो रहा था। तो उससे जो है मेरे पास पैसे भी सेव हुए, मेरी कॉलेज फीस भी कलेक्ट हो गई और एट दी एंड जो है मेरा लाइफस्टाइल भी ठीक ठाक जो है मेंटेन रहा। अभी मेरे पास जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में $1500 है, जो कि मैंने $1400 डाले थे और $100 का मुझे रिटर्न मिला है। तो देख रहे हो, $100 मैंने कमाए हैं बिना कुछ करे। बस मैंने अपने अकाउंट में $1400 धीरे धीरे मंथली थोड़ा थोड़ा डाला और एट दी एंड अभी मेरे पास 7-8 महीने हो गए इस बात को और मेरे पास जो है $100 एक्स्ट्रा है, जो कि जिसमें मुझे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मैंने TFSA अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करा था। अब ये TFSA अकाउंट क्या होता है, RRSP अकाउंट क्या होता है और कैसे आप अपने प्रॉफिट्स पे टैक्सेस बचा सकते हो, उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो फ्यूचर में बनाऊं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में लिख के बताओ। फाइनेंस ऊपर काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बना सकता हूँ सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में और वो है कि मैंने काफी सारे स्टूडेंट ऑफर्स और स्टूडेंट डिस्काउंट्स का यूज करा, कॉलेज सर्विसेज का यूज करा, जिसकी वजह से मेरे काफी पैसे बच गए। अब इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे दूं, ये जहां पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मेरा कॉलेज है। ठीक है, मुझे किसी भी अपने कोई स्टूडियो नहीं ले जाना पड़ रहा। मेरे घर पे जो है ना सिर्फ बेड रखा है एक रूम में, बाकी लिविंग रूम है वो शेयर्ड है, वहां पे यूजुअली लोग रहते हैं तो मैं वहां पे वीडियोस बना नहीं सकता। तो मैं अपने कॉलेज आता हूँ, कॉलेज वाले जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू मैं ये एक प्राइवेट रूम बुक कर सकता हूँ और यहाँ पे जो मर्जी वो कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे वीडियो शूट करता हूँ। ठीक है, ये सर्विस हो गई। हमारे कॉलेज में जो है जिम की मेंबरशिप जो है वो सस्ती मिलती है, तो मैं अपने जिम के लिए सिर्फ मंथ के $5 पे करता हूँ, जो है ₹300। इतना सस्ता तो इंडिया में भी जिम नहीं मिलता। और जिम तुम देखोगे ना काफी बढ़िया काफी बड़ा जिम है, उसके सिर्फ मैं $5 पर मंथ पे कर रहा हूं जब तक मेरा कॉलेज चल रहा है, क्योंकि कॉलेज की तरफ से डिस्काउंटेड हमें मिलता है। और नेक्स्ट चीज होती है भाई हमारा ट्रांजिट कार्ड या फिर तुम कह लो बस पास या फिर कंपस कार्ड या फिर अपना पेस्टो चलता है टोरंटो में। तो ये जो कार्ड होता है ना, इसका हमें कॉलेज की तरफ से डिस्काउंटेड सब्सक्रिप्शन मिलता है। यूजुअली इसका सब्सक्रिप्शन होता है अराउंड $180 पर मंथ, जिसमें तुम अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन कॉलेज की तरफ से हमें मिलता है सिर्फ $56 पर मंथ में, जो कि तुम देख ही रहे हो कितना तुम्हारी सेविंग्स हो जाती है मंथली। तो ऐसी जितनी भी तुम्हें कॉलेज की तरफ से ऑफर्स मिलते हैं ना, स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिलते हैं, वो रिडीम करा करो, यूज करा करो, ताकि तुम पैसे बचा पाओ लॉन्ग टर्म में। क्योंकि देखो बसेस मुझे लेनी होती है तो मैंने वो ले लिया, जिम में जाता हूं तो मैंने अपना जिम की मेंबरशिप डिस्काउंटेड प्राइस पे ले ली। ऐसे काफी सारे और ऑफर्स होते हैं। मैंने ना इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई हुई है 5 ways to save money in Canada, उसके ऊपर मैंने और डिटेल में बताया इस चीज के बारे में, तो वो वाली वीडियो भी तुम यहाँ पे कहीं हरी होगी चेकआउट कर सकते हो। बात पे तुम देख रहे हो मैंने हर चीज के ऊपर वीडियो बनाई हुई है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो तुम मेरे ना सारी वीडियोस को एक एक करके देखो, तुम्हें काफी नॉलेज मिलेगी। मैंने एजुकेशन वाली वीडियोस भी बनाई है, एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस भी बनाई है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि हैव अ पैसिव इनकम, या फिर साइड हसल करो कोई, या फिर कोई साइड इनकम का सोर्स रखो। जैसे कि मेरा यूट्यूब है, मैं अपनी जॉब से $2200 तो कमा ही रहा हूँ, साथ में $200 एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ यूट्यूब से। और ये $200 कभी 300 भी हो जाते हैं, कभी 350 भी हो जाते हैं, कभी 400 भी हो जाते हैं और कभी 150 भी हो जाते हैं। तो ये ना फ्लक्चुएट करता है, लेकिन एट दी एंड मुझे हर महीने एंड में ना कुछ एक्स्ट्रा पैसिव इनकम मिलती है और यूजुअली मैं इसको निकालता नहीं हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं अपनी जॉब पे की इनकम पे सर्वाइव करता हूँ, और क्योंकि मुझे अपनी कॉलेज फीस भरनी थी तो मैंने जितने भी मैं ये एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा था ना, ये मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में जा रहे थे। तो फाइनली जब मुझे अपनी कॉलेज फीस भरनी थी तो मैंने इन सारे पैसों को अपने इंडियन बैंक अकाउंट से निकाला, जो कि पिछले 1-1.5 साल से जो है कलेक्ट हो रहे थे मेरी पूरी यूट्यूब की इनकम। अब तुम खुद सोचो कि अगर 200, 250 या $300 तुम हर महीने डालो और पिछले 16-17 महीने से, तो कितने तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे। वो सारे पैसे फाइनली मैंने
अपने कैनेडियन अकाउंट में ट्रांसफर करवाए और उससे अपनी कॉलेज फीस भर दी। तो ठीक है, तुम्हारे पास एक साइड हसल होनी चाहिए अपनी जॉब के अलावा, क्योंकि मेरे पास टाइम बचता है यार, मैं तुम्हें सही बताऊं, ये वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम है, जबकि मेरा फुल टाइम काम भी चल रहा है, फुल टाइम पढ़ाई भी चल रही है, उसके बाद भी मेरे पास टाइम बच रहा है। तो अगर मेरे पास टाइम बच रहा है तो भाई तुम्हारे पास भी टाइम बचेगा, ठीक है। फालतू चीजों पर टाइम स्पेंड मत करो, टिकटॉक ऐसे मत स्क्रॉल करो, रीलें मत देखो, किसी अच्छी जगह पे जो है अपना टाइम स्पेंड करो, जैसे कि कोई पैसिव इनकम, साइड हसल, किसी चीज़ पे भी। स्टार्टिंग में हो सके तो मैं पैसे ना आए, लेकिन एम यही रखो कि इससे जो है मुझे फ्यूचर में इनकम जनरेट करनी है। मेहनत करो, जितनी मेहनत तुम जॉब पे करते हो ना, उस इसको भी ऐसा जॉब ही समझो कि तुम्हें मेहनत करनी है, क्योंकि तुम्हें इससे पैसे आ रहे हैं। फॉर ग्रांटेड मत लो किसी चीज़ को। तो मैं भी वही करता हूँ कि जितना टाइम मैं जैसे जॉब में दे रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उतनी ही मेहनत यूट्यूब पे भी करूँ, क्योंकि यूट्यूब भी मुझे पैसे दे रहा है। इट्स नाउ नॉट अ हॉबी बट अ सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो उस टाइप से आप देखो। बाकी अगर आपके पास पैसिव इनकम का, साइड हसल का कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि काफी लोग यही कहते हैं भाई मुझे अब समझ ही नहीं आता करूँ क्या साइड हसल या पैसिव इनकम, ये मुझे मेरे ऊपर से आती हैं चीजें। तो भाई अपनी स्किल्स डेवलप करो, देखो कि तुम्हारा किस चीज में इंटरेस्ट है, स्किल्स डेवलप करो। या तो तुम अपनी जॉब स्विच करो जहां पे तुम्हें ज्यादा अर्निंग मिल रही हो, या फिर कुछ स्किल सीख के फिर फ्रीलांसिंग करो, या फिर गिग्स फाइंड आउट करो कि तुम क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे तुम्हें अर्निंग हो जाए। तो बेसिकली बाकी तुम्हें खुद फाइंड आउट करना है, तुम बहुत समझदार हो भाई, ठीक है। तो यही थे भाई मेरे 5 स्टेप जिसकी वजह से मैं अपनी ट्यूशन फीस कनाडा में रह के कमा के भर पाया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी बाकी वीडियोस भी चेकआउट करो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी तुम फॉलो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे तुम्हें वीडियो मिल जाएगी मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर वाली, तो वो बहुत ही अमेजिंग एसेट था मेरा। बाकी यहाँ तुम्हें वीडियो मिल जाएगी शुड यू बाय अ कार इन कनाडा और नॉट। तो दिस वाज समरजीत साइनिंग ऑफ।